इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। क्लास आज हम डेनियल लिंक्स के अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। डेनियल लिंक्स ने श्रवण बाधित बच्चों में वाणी विकास के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों और टेक्निक्स और अप्रोचों के बारे में बताया है और जो विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है। और ये ऑडियोलॉजिस्ट भी थे, ये एक ब्रिटेनियन थे। तो आज हम चलिए डेनियल लिंक्स के अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं। डेनियल लिंक 1976 में इस अप्रोच को डेवलप किया और ये एक ऑडियोलॉजिस्ट भी थे। इन्होंने बधिर बच्चों की वाणी समस्या को देखते हुए उसके विकास के लिए 7 क्रमबद्ध चरण बताए। इन चरणों को पूरा करते हुए बच्चे की वाणी का विकास किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि हम श्रवण बाधित बच्चे में वाणी का विकास कर सकते हैं यदि हम इस अप्रोच के तहत इन 7 चरणों का क्रमबद्ध तरीके से बच्चे पर अप्लाई करें। तो फर्स्ट चरण की बात करते हैं, स्टेज नंबर फर्स्ट। तो स्टेज नंबर फर्स्ट में इन्होंने 2 बातों पर विशेष तौर पे जोर दिया है। एक कि बच्चे को अर्थपूर्ण या अर्थविहीन ध्वनि निकालने के लिए प्रेरित करना, तथा दूसरी बात ये कि जो बच्चा ध्वनि निकालता है या आवाज़ निकालता है उस ध्वनि या आवाज़ को संप्रेषण के लिए उपयोगी बनाना। इन्होंने फर्स्ट स्टेज पे इन 2 बातों पर विशेष तौर पे जोर दिया है और इसके लिए इन्होंने 3 प्रकार की एक्टिविटीज़ पर भी जोर दिया है कि ये हम 3 प्रकार की एक्टिविटीज़ करेंगे और इन तीनों प्रकार की एक्टिविटी के माध्यम से बच्चे में ध्वनि के लिए बच्चे को प्रेरित किया जा सकता है और उस ध्वनि को हम संप्रेषण के लिए उपयुक्त बना सकते हैं। तो नंबर 1 है, पहली एक्टिविटीज़ है अवधि बढ़ाने के लिए क्रिया, एक्टिविटी फॉर इंक्रीज टाइम स्पेन। इसके तहत क्लास पहला नंबर आता है अधिक देर तक आवाज़ को निकलवाने के लिए कोई खेल खेलना, यानी बच्चे में अधिक देर तक बच्चा आवाज़ निकाल सके, इस प्रकार ऐसा कोई खेल खेलें जिससे कि बच्चा अधिक देर तक आवाज़ निकाल सके। एग्जाम्पल के तौर पर कोई गाड़ी हो गया या खिलौना जो आवाज़ करता हो, तो बच्चे से ये बोला जा सके कि ये खिलौना जब तक आवाज़ करते हुए चल रहा है तब तक तुम ध्वनि निकालो, या जब तक गाड़ी चल रही है तब तक ध्वनि निकालो। सेकेंड पॉइंट ये कहता है शिक्षक एवं अभिभावक द्वारा हाथ ऊपर से नीचे ले जाने तक बच्चे द्वारा आवाज़ निकलवाना, यानी शिक्षक अभिभावक वे बच्चे में ध्वनि निकलवाने के लिए बच्चे से ये कह सकते हैं कि बेटा जब तक मेरा हाथ सीने से कमर तक जाता है उस दौरान आप आवाज़ निकालो, और जैसे ही कमर तक पहुंच जाता है हाथ, आवाज़ आप बंद कर दो। यानी सीने से कमर तक, फिर कमर से सीने तक आप अपने हाथ का मूवमेंट करें और बच्चे से आवाज़ निकलवाने के लिए कहें। अब आते हैं हम अपनी सेकेंड एक्टिविटीज़ पे। तो सेकेंड एक्टिविटीज़ है तीव्रता बढ़ाने के लिए क्रिया, एक्टिविटी फॉर इंक्रीज लाउडनेस। तो इसके तहत हम पहला कार्य ये कर सकते हैं, नंबर 1, एक बच्चे द्वारा
दूसरा, बच्चे जो दूर खड़ा हो उसे जोर जोर से नाम लेकर बुलाना। यानी कोई बच्चा मेरे पास है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा, और दूसरा बच्चा हमसे थोड़ी दूरी पे हो, तो उस बच्चे का नाम उस हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे से बुलवाने के लिए कहना। सेकंड पॉइंट है, शिक्षक जैसे जैसे हाथ ऊपर उठाता जाता है वैसे वैसे बच्चों को आवाज़ जोर जोर से निकालने के लिए कहना। यानी एक अध्यापक द्वारा बच्चे से ये कहा जाए कि बेटा जैसे जैसे मेरा हाथ इस टेबल से ऊपर की ओर उठता जाता है वैसे वैसे आप अपनी जो आवाज़ की तीव्रता है बढ़ाते जाओ। थर्ड पॉइंट ये है, भीड़ भाड़ की स्थिति में बच्चे को जोर जोर से बातें करने के लिए कहना। यानी क्राउडेड एरिया में बच्चे से ये बोलना कि आप जोर जोर से बोलो जिससे कि आपकी आवाज़ हमें सुनाई पड़े, तो कहीं ना कहीं बच्चे में जो बोलने की तीव्रता में इंक्रीज होगा, बढ़ोतरी होगी। फोर्थ पॉइंट कह रहा है, किसी कार्यशाला अथवा गोष्ठी में आपस में बातें करने के लिए धीरे धीरे बोलने के कहना। अब फोर्थ पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि कोई कार्यशाला हो या गोष्ठी हो या सेमिनार हो, वहाँ पे आप धीरे धीरे बोलो। बच्चे से बोलना कि धीरे धीरे बोलने का प्रयास करो, अर्थात उसको नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है कि लाउडनेस और स्लो दोनों में बच्चा नियंत्रण कर सके, दोनों आवाज़ में नियंत्रण कर सके, दोनों आवाज़ को समझ सके। तीसरी एक्टिविटी है तारत्व पर नियंत्रण करने की क्रिया, एक्टिविटी फॉर इंक्रीज स्पीच। यानी बच्चा अपने तारत्व पर किस प्रकार से नियंत्रण करे। तो इन एक्टिविटी के माध्यम से बच्चा अपने तारत्व पर नियंत्रण कर सकता है। नंबर 1, सर्वप्रथम बच्चे को उच्च तारत्व तथा एवं निम्न तारत्व वाली आवाज का प्रदर्शन करके शिक्षक या चिकित्सक दिखाएगा। यानी सर्वप्रथम उच्च तारत्व वाली ध्वनियाँ और निम्न तारत्व वाली ध्वनियों का डेमोस्ट्रेट शिक्षक या चिकित्सक करेगा। उसके पश्चात यह निर्देश देना कि यदि तारत्व ऊंची है तो हाथ सीने से ऊपर ले जाना, यदि तारत्व निम्न है तो हाथ छाती से नीचे की ओर ले आना। यानी यहाँ पे बच्चे को ये बताएगा शिक्षक डेमोस्ट्रेट करके, यदि उसकी आवाज़ उस तारत्व की है, यदि अध्यापक जो डेमोस्ट्रेट करेगा बच्चे के सामने उच्च तारत्व और निम्न तारत्व में, तो ये बच्चे को निर्देश दे कि यदि उसका जो तारत्व उच्च है तो वो बच्चा अपने हाथ को सीने से ऊपर ले जाना, और जैसे ही निम्न तारत्व हो तो सीने से नीचे की ओर ले जाना बताए। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, निम्न तारत्व की आवाज़ निकालने के लिए बच्चे का सिर नीचे की ओर तरफ दबाना अर्थात नीचे की तरफ झुकाना, तथा उच्च तारत्व वाली ध्वनि निकालने के लिए बच्चे का सिर ऊपर की ओर करवाना। यानी जब शिक्षक आवाज़ निम्न तारत्व का करता है तो बच्चे का सर नीचे की ओर झुकाना, और शिक्षक या चिकित्सक आवाज़ उच्च तारत्व का डेमोस्ट्रेट कर रहा है तो बच्चे की आवाज़ ऊपर की ओर, बच्चे की सर ऊपर की ओर उठाना। थर्ड पॉइंट, कभी कभी निम्न एवं कभी उच्च तारत्व की आवाज़ निकलवाने के लिए हाथ को लहर के रूप में ऊपर नीचे करवाना। अब यहाँ शिक्षक या चिकित्सक अपने हाथ को एक वेव के रूप में ऊपर नीचे करवाए, यानी जैसे ही उच्च तारत्व हो तो हाथ ऊपर की तरफ जाए और जैसे ही निम्न तारत्व हो हाथ नीचे की ओर
यानी एक लहर की तरह ऊपर नीचे करवाना। और यदि बात करें सेकेंड स्टेज की, दूसरे चरण की, तो इस चरण में लिंक्स ने बताया है कि यदि बच्चा प्रथम चरण में अपने आवाज़ को निकाल लेता है और उस पर नियंत्रण पा लेता है, तो सेकेंड चरण में अर्थात सेकेंड स्टेज में बच्चे से आवाज़ की अवधि बढ़ाने के लिए विशेष तौर पे जोर दिया जाता है। यानी जो सेकेंड स्टेज है, इसमें जो रेट ऑफ स्पीच है उसको बढ़ाने का कार्य किया जाता है और वो 2 से 3 एवं 4 सेकेंड तक निकलवाया जाता है बच्चे के द्वारा। तीसरे चरण की बात करते हैं, स्टेज ऑफ थर्ड। इस चरण में बच्चे को विभिन्न अर्थहीन स्वर को शामिल करना तथा उससे मिलाकर अर्थपूर्ण शब्द का उच्चारण कराना सिखाना। यानी बच्चा जो विभिन्न प्रकार के अर्थहीन स्वरों का उच्चारण करता है, उस धुन निकालता है, उसको अर्थपूर्ण शब्द का उच्चारण कराना सिखाना। ये निम्न प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, प्रत्येक विशेष ध्वनि के लिए स्वर नली के आकार में होने वाले अंतर को समझाना। यानी प्रत्येक स्वर के उच्चारण के दौरान जो स्वर नली में जो आकार में परिवर्तन होता है उच्चारण के दौरान, उस परिवर्तन को बच्चे को समझाना। यानी कब हमारी जो स्वर नली होती है अधिक खुलती है, किस स्वर में कम खुलती है, तो ये चीज़ बच्चे को समझाना। सेकेंड पॉइंट, प्रत्येक स्वर के उत्पादन के लिए कम से कम 3 सेकेंड तक स्वर नलिका को एक बराबर स्थिति में बनाए रखना। यानी जो भी स्वर अध्यापक या चिकित्सक द्वारा उच्चारित किया जा रहा है, उस स्वर के उच्चारण के दौरान 3 सेकेंड तक उसी स्थिति में अध्यापक या चिकित्सक को रहना चाहिए, जिससे कि बच्चा स्वर नली की स्थिति को समझ सके। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक स्वर का तेजी से पुनरावृत्ति करवाना। यानी जो भी स्वर हैं उनका तेजी से बच्चों से पुनरावृत्ति यानी दोहरावाना। चौथा पॉइंट कहता है कि निर्धारित किए गए स्वर की स्थिति में तीव्रता से परिवर्तन करना। यानी जो भी स्वर बच्चे के द्वारा बुलवाया जा रहा है, उस स्थिति में उनमें तीव्रता से परिवर्तन करना। नंबर 5, आवश्यकता अनुसार स्वर का उच्चारण सिखाते समय वाणी उत्पादन यंत्र के चित्र एवं मॉडल की सहायता लेना। यानी जब हम अर्थात अध्यापक और चिकित्सक बच्चे को वाणी उत्पादन सिखाए, उस दौरान वाणी उत्पादन मॉडल भी उसके सामने प्रस्तुत करें। यानी जिस प्लेस से आर्टिकुलेट कर रहा है टीचर या चिकित्सक, और उस आर्टिकुलेशन में जो जो अंग कार्य कर रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं, उनका यदि संभव हो तो चित्र भी बच्चे के सामने प्रस्तुत करें, जिससे कि उनको समझने में आसानी हो। छठा नंबर, एक बार स्वर का उच्चारण करवाना, जैसे आई, आओ इत्यादि। तो तथा आम, इस प्रकार से बड़े अ से बने स्वरों, बड़े अ से बने शब्दों का उच्चारण कराना। इसी प्रकार छोटी ई से बने शब्दों का उच्चारण कराना। इस प्रकार हम कर सकते हैं। फोर्थ स्टेज यानी चरण नंबर 4,
इस चरण में बच्चे को व्यवहार के आधार पर अर्थहीन व्यंजन का उच्चारण करना तथा इन व्यंजनों की सहायता से अर्थपूर्ण शब्दों का उच्चारण करना सिखाया जाता है। यानी बच्चा जो व्यवहारिक रूप में जो शब्द प्रयोग करता है, अर्थहीन शब्दों का प्रयोग करता है या अर्थहीन ध्वनियों का प्रयोग करता है, उन ध्वनियों को मीनिंगफुल बनाने के लिए कार्य करना। तो इसके तहत नंबर 1 है नासकीय व्यंजन। नासकीय व्यंजन जैसे जो वो व्यंजन जो नोज के थ्रू बोले जाते हैं, न, म, य, अंग, अड़ इत्यादि को मुख को बंद करके नाक द्वारा निकलवाना। यानी बच्चे का जितनी भी नासिकीय ध्वनियाँ हैं, उस नासिकीय ध्वनियाँ बच्चे से बुलवाने के लिए बच्चे का मुख बंद करके और उससे बोलना कि इन ध्वनियों को आप नाक के बल बोलो, नाक के थ्रू बोलो और नाक के थ्रू हवा निकालो, जिससे कि इन ध्वनियों का बच्चा आर्टिकुलेट कर सके। सेकेंड पॉइंट है स्पर्शीय ध्वनियाँ, जैसे प, त, क उच्चारण के लिए पूर्ण रूप से हम नेक्स्ट पेज पर अध्ययन करेंगे। स्पर्शीय ध्वनियों की बात हो रही थी पिछले पेज पर। तो स्पर्शीय ध्वनियों को उच्चारण करने के लिए वायु को मुख में रोककर उसे अचानक छोड़ा जाता है, तो उस समय स्पर्शीय ध्वनियों का उच्चारण होता है। ये बच्चे को सिखाना। थर्ड पॉइंट है संघर्षी ध्वनियाँ। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि संघर्ष करके ध्वनि निकलती हैं हमारे मुख में। ये ध्वनियाँ संघर्ष के माध्यम से निकलती हैं, अर्थात वायु जो ट्रैवल करती है हमारे मुख से बाहर की तरफ, एक संघर्ष के रूप में, अर्थात जीभ और मुख के बीच से निकलती है, जिससे कि ये संघर्षी ध्वनियों का उत्पादन होता है। जैसे स, श, ज इत्यादि। तो इन संघर्षी ध्वनियों को बच्चे को सिखाना, उसके बाद इन संघर्षी ध्वनियाँ द्वारा या स्पर्शी ध्वनियों द्वारा या नासिकीय ध्वनियों द्वारा बने हुए शब्द बच्चों से उच्चारण करवाना, जैसे पापा, चाचा, नाना इत्यादि। पांचवें चरण की बात करें, स्टेज नंबर 5, तो लिंक्स ने बताया है कि पांचवें चरण में बच्चे को प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के बारे में बताना, अर्थात उन ध्वनियों के बारे में बताना जो जिनका जो स्थान है, यानी स्थान के आधार पे ध्वनियों का उच्चारण बच्चों को बताना कि कौन सा ध्वनि किस स्थान से बोला जाता है। और इन ध्वनियों को सिखाने के लिए विशेष तौर पे हमें क्रमबद्धता का भी ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार लिंक्स ने एक श्रवण बाधित बच्चों में वाणी के विकास के लिए एक क्रमबद्धित चरणों के बारे में बताया कि पहला चरण अप्लाई हो बच्चे के ऊपर, फिर दूसरा चरण अप्लाई हो, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवां, फिर सातवां। ऐसा नहीं कि हम दूसरा अप्लाई कर दें चरण और तीसरा अप्लाई कर दें। ठीक उसी प्रकार से जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उनमें भी वाणी सिखाते समय एक क्रम का पालन करते हुए उन्हें सिखाना चाहिए। जैसे कि बच्चों को सर्वप्रथम कम संघर्षी वाली ध्वनियाँ सिखानी चाहिए, जैसे प, त, द तथा न को सिखाया जाए। बाद में संघर्षी ध्वनियाँ जैसे श, श तथा ज को सिखाया जाए। और उसके बाद ध्वनियों का उच्चारण का स्थान बच्चे को बताया जाए, जैसे च एवं छ। च का उच्चारण हमारी जो जीभ है हार्ड पैलेट को टच करती है, छ के उच्चारण में जीभ हार्ड पैलेट को टच करती है। तो बच्चे को बताना और दिखाना और फिर उससे उच्चारण करवाना। यानी इस 5th स्टेज में हम बच्चे को बोलेंगे, बच्चा सुनेगा, देखेगा, स्पष्ट करेगा एवं
गत्यात्मकता का उपयोग करेंगे, जिसके माध्यम से उन्हें इन ध्वनियों को सिखाया जा सके। और उसके बाद इन ध्वनियों से बने शब्दों को बच्चे से उच्चारण करवाना। अब हम 6वें चरण पे चलते हैं। 6वें चरण में हम बच्चे को व्यंजन ध्वनियों के बारे में सिखाएंगे। यानी अभी तो स्वर चल रहा था, फिर उसके बाद प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन यानी स्थान के आधार उनको बताना कि कौन सा स्वर या व्यंजन किस स्थान से उच्चारित किया जाता है। अब 6 स्टेज में हम पढ़ेंगे व्यंजन का उच्चारण। श्रवण बाधित बच्चा बहुत से अर्थहीन व्यंजनों का उच्चारण करता है। इन अर्थहीन व्यंजनों की ध्वनियों को प्रयोग करके अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में परिवर्तित करना इस स्टेज के तहत आएगा। तो इस स्टेज में अर्थहीन जो दुनिया बच्चा बोल रहा है उसको अर्थपूर्ण कैसे बनाया जाए, तो इसके लिए पहला नंबर है वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण के समय उच्चारक अंगों में हलचल अधिक होती है। ये ध्वनियाँ घोष होती हैं, जैसे ग, घ, ज, छ। जो हमारे उच्चारण तंतु हैं